नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीपैप क्या होता है। अगर पीपैप का कोई भी फुल फॉर्म पूछता है तो आप बता दीजिएगा। पीपैप का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, PPAP। ओके, जिसमें प्रोडक्शन में P आप देखते हैं, पार्ट में P यहाँ से लिया गया है, अप्रूवल में A लिया गया है और प्रोसेस में P यहाँ से लिया गया है और इसे बोला क्या जाता है, पीपैप। ये यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टैंडर्ड यूज टू फॉर्मली रिड्यूस रिस्क। ये हमारे जो प्रोसेस या ऑपरेशन में जो रिस्क है उसको कम करने के लिए और प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छी तरह से बनाने के लिए कस्टमर के लिए किया जाता है। और इट इज़ टीम ओरिएंटेड मैनर यूजिंग वेल इस्टेब्लिश टूल एंड टेक्निक। पीपैप जहाँ भी मांगेंगे वहाँ पे इस्टेब्लिश टूल, मतलब हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोसेस में या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाती हैं। ओके, तो पीपैप का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इनिशियली डेवलप बाई AIAG ग्रुप। तो ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था? AIAG ग्रुप। इसका फुल फॉर्म है ऑटो इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। कब हुआ था ये? 1993 में। तो पीपैप 1993 में AIAG ग्रुप के द्वारा किया गया था। ये चौथा एडिशन है और जो जून 1, 2006 से चालू हो गया था और ये रिसेंट वर्जन है। पीपैप आज के दौर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जा रहा है। अब जनरली बेसिकली बता देते हैं कि पीपैप यूज़ क्यों किया जाता है। अगर पीपैप यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी का स्टैंडर्ड, वो कंपनी में जो प्रोसेस है, वो कंपनी में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या हम पीपैप किस लिए करते हैं? जैसे अगर हमने कोई नए पार्ट का रिक्वायरमेंट डाला किसी कंपनी से, कि हमने बोला कि नहीं हमको ये पार्ट चाहिए, तो उसी पार्ट के साथ साथ पीपैप मांगते हैं कि पीपैप चाहिए हमें। पीपैप में क्या होते हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से डायमेंशनल डॉक्यूमेंट होते हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होता है। पीपैप का पर्पस क्या है? पीपैप क्यों किया जाता है? इसमें कस्टमर को हमें सारे एविडेंस दिखाने पड़ते हैं, डिज़ाइन रिकॉर्ड के हैं और स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, डायमेंशनल रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए प्रॉपर होने चाहिए। ओके, और आगे है टू डिमोन्स्ट्रेट that the manufacturing process has the potential to produce product to consistently meet all requirement during an actual production run at the quoted production rate। ये पीपैप करने का और उद्देश्य क्या होता है कि हम जहाँ भी कंपनी से हम प्रोडक्ट को लेने वाले हैं वो कंपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स रखती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करती है, वो कैपेबल है पार्ट को बनाने के लिए, उसलिए पीपैप का भी रिक्वायरमेंट माना जाता है। पीपैप कब रिक्वायर होता है? किन केस, ऐसे कौन से केस होते हैं जहाँ पे पीपैप रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे पीपैप आपसे कस्टमर मांगता है? सबसे पहले है न्यू पार्ट। अगर कोई नए पार्ट का रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर हमसे पीपैप का रिक्वायरमेंट बोल सकता है, पीपैप वो मांग सकता है। दूसरा है कुछ इंजीनियरिंग चेंज हुआ, जैसे अगर कोई पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस हो गए तो भी हमसे कस्टमर पीपैप की मांग कर सकता है, पीपैप के डॉक्यूमेंट वो हमसे मांग सकता है। अगले है टूलिंग। टूलिंग में ट्रांसफ़र, रिप्लेसमेंट, रिफर्बिश्ड और एडिशनल। अगर हमने टूलिंग में कुछ चेंज किया है या हमने ट्रांसफ़र मतलब कंपनी चेंज की है, जैसे आज हमारा कंपनी दिल्ली में है, हमको मुंबई में शिफ्ट करना है, तो भी कंपनी हमसे पीपैप का रिक्वायरमेंट मांग सकती है। आगे है करेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी। अगर हमने कुछ करेक्शन किया है तो उस केस में भी हमसे कस्टमर पीपैप मांग सकता है। टूलिंग इनएक्टिव या 1 ईयर, अगर टूल हमारा इनएक्टिव है ओके 1 साल से ज़्यादा, तो भी हमसे कंपनी पीपैप का रिक्वायरमेंट मांग सकती है। आगे है चेंज टू ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। हमने कुछ मटेरियल में चेंजेस किया है, जैसे ऑप्शनल चेंजेस। जैसे अगर हम आज के केस में अगर हम कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ओके, और कस्टमर ने हमें सजेशन दिया आप इस टाइप का भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में भी कस्टमर हमसे पीपैप डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट मांग सकता है। आगे सब सप्लायर और मटेरियल सोर्स चेंज। इसका क्या मतलब है? सब सप्लायर, जैसे अगर हम
कोई भी मटेरियल हम खरीद रहे हैं एक्स वाई जेड सप्लायर से और उसके बाद में हमने जेड वाई एक्स सप्लायर से ख़रीदा, ओके, तो मटेरियल चेंज हुआ। पहले हम एक्स वाई जेड से ख़रीद रहे थे, अब उसके बाद हम जेड वाई एक्स से ख़रीद रहे हैं। तो उस केस में भी रॉ मटेरियल के केस में भी हमसे कस्टमर पीपैप डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट मांग सकता है। अगला है चेंज इन पार्ट प्रोसेसिंग। पार्ट प्रोसेसिंग में कुछ हमने चेंज किया है तो उस केस में भी हमसे मांग सकता है। और लास्ट है, अगर हमने लोकेशन चेंज किया है, जैसे मैंने बताया कोई भी हमने अपना प्लांट शिफ्ट किया है या न्यू प्लांट हमने कहीं डाला है, तो उस केस में भी उस प्रोसेस पे, ठीक है। अब जैसे अगर हमने कोई प्लांट नया डाला है तो वहाँ पे नया प्रोसेस होगा, नई मशीन्स होंगी, ओके, तो उस केस में भी हमसे कस्टमर पीपैप की रिक्वायरमेंट मांग सकता है, ओके। आगे है इसमें पीपैप इज़ रिक्वायर्ड विद एन सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट प्रोसेस। प्रोडक्ट या प्रोसेस में अगर कुछ भी चेंज किया है आपने तो उस केस में भी पीपैप रिक्वायरमेंट होता है। आगे है पीपैप के बेनिफिट क्या है, ओके। आगे हेल्प टू मेंटेन डिज़ाइन इंटीग्रिटी है। इसमें क्या है, इस जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस केस में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एरर ना हो। आगे है आइडेंटिफाई इश्यूज अर्ली फॉर रिसोल्यूशन। अगर कोई भी इशू होने वाला है तो हम उसको पीपैप की मदद से जल्दी पकड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्शन में होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है रिड्यूस वारंटी चेंजेस एंड प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। जो हमारी जो वारंटी चार्जेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और हम जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होती है, जैसे अगर हमने कोई मटेरियल कस्टमर को सप्लाई किया और कस्टमर को सप्लाई करने के बाद में हमने जब उसके पास वो गया, जब उसने रिसीव किया, ओके, तो अगर वो ठीक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट करने के बाद में वो हम पे पेनल्टी मारता है, ओके। पेनल्टी मारने के बाद में उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो हमारे जो भी लॉसेस है, हम जो भी प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को भी प्रिवेंट करता है। आगे है असिस्ट विद मैनेजिंग सप्लायर चेंजेस। मैनेजिंग सप्लायर चेंजेस में भी ये हमें मैनेज करता है। अगर जैसे हमने सप्लायर चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे है प्रिवेंट यूज़ ऑफ अनअप्रूव्ड एंड नॉन कन्फर्मेड पार्ट्स। ये जो अनअप्रूव्ड चीज़ होती हैं, ठीक है, और जो नॉन कन्फर्मेड पार्ट है उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें मदद करता है। आगे है आइडेंटिफाई सप्लायर दैट नीड मोर डेवलपमेंट। पीपैप करने के साथ अगर हम पीपैप करेंगे तो ये हमारे जो भी सप्लायर हैं उनको डेवलप करता है, ओके, उनको पार्ट बनाने के लिए और ज़्यादा स्किल देता है। आगे है इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और लास्ट इसका है जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा ओवरऑल इम्प्रूव करता है और कस्टमर भी इससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कुछ पीपैप के जो हमें समझने चाहिए। आगे है पीटीआर रन रेट क्या होता है। पीटीआर रन रेट का जो पर्पस होता है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैपेबल है या नहीं है कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो बताता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी सप्लायर या कस्टमर एग्रीड है या नहीं है उसके बारे में मदद करता है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रन रेट शुड बी सफिशिएंट टू demonstrate process capability and will predetermined by the SQE and the supplier। हम जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी मतलब हमारा प्रोसेस का कैपेबिलिटी क्या है, हम किस लेवल तक का, किस क्वालिटी तक का हम पार्ट को बना सकते हैं। आगे है फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट्स कंप्लेक्सिटी, सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कॉस्ट एंड सिंगल शिफ्ट विसेस मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। फैक्टर कुछ ऐसे हैं जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी सेल्फ लाइफ, उनका स्टोरेज, उनका कॉस्ट, सिंगल शिफ्ट और मल्टीपल शिफ्ट में जो भी है वो भी कंसीडर हो रहा है नहीं हो रहा है, उस केस में भी हमारा ये पीपैप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पीपैप के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, अब यहाँ पे तो 18 डॉक्यूमेंट है, कुछ लोग 18 डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कुछ लोग 19 डॉक्यूमेंट बोलते हैं।
तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं? डिज़ाइन रिकॉर्ड होते हैं जिसमें डिज़ाइन से रिलेटेड डाटा डाला जाता है। ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं अपने प्रोडक्ट में तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट लगता है उसमें। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूव, कस्टमर इसमें बोला जाता है CEA, अगर कस्टमर इंजीनियर अप्रूवल डॉक्यूमेंट भी लगता है अगर रिक्वायर्ड है कस्टमर को तो। उसके बाद में DFMEO लगता है, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। आगे है प्रोसेस फ्लो डायग्राम लगता है, हमारा जो प्रोसेस किस तरीके से हम प्रोसेस को चला रहे हैं उसका एक डायग्राम लगता है। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस लगता है जिसको PFMEA बोला जाता है। दूसरा कंट्रोल प्लान लगता है। उसके बाद मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस लगता है, MSA बोला जाता है। डायमेंशनल रिजल्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट लगता है। रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट लगता है। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ डॉक्यूमेंट लगता है। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, अगर लैब से रिलेटेड लैब टेस्ट कराना है, जैसे लैब टेस्ट में क्या होता है, मटेरियल हम जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं लैब में, वो डॉक्यूमेंट मांगता है। दूसरा अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट AAR, आप लोग बताइए कि अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, आगे है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स डॉक्यूमेंट लगता है। मास्टर सैंपल लगते हैं। चेकिंग एड्स लगते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये भी आप बताइए हमें कमेंट में कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसके बाद पार्ट सबमिशन वारंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट PPAP में लगते हैं। अगर हम PPAP, आप समझ लीजिए कि PPAP कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर PPAP हमारे प्रोसेस में रहेगा, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में PPAP रहेगा तो हम बिजनेस में अच्छी तरह से भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम रखने के लिए, अगर ये सारे सिस्टम हम रखेंगे तो हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और जिस PPAP की मदद से क्या होता है, कस्टमर भी हैप्पी होता है, क्योंकि इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोसेस भी अच्छा होगा, हमारे प्रोसेस भी अच्छे होंगे, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ओके, तो और हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। PPAP के कुछ सबमिशन लेवल हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये क्या होता है, जैसे कस्टमर हमसे किस तरीके की लेवल मांग रहा है। अगर लेवल 1 में डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसमें प्रोडक्शन वारंट और अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट लगेगा इफ़ एप्लीकेबल। ओके, अगर लेवल 2 में मांग रहा है तो प्रोडक्शन वारंट तो लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्ट के सैंपल भी लगेंगे और डायमेंशनल रिजल्ट लगेंगे। ओके, अगर लेवल 3 में मांग रहा है तो ये लेवल है, लेवल 1 लेवल PPAP की लेवल है। अगर लेवल 3 में मांग रहा है डॉक्यूमेंट तो प्रोडक्शन वारंट तो लगेगा, प्रोडक्ट के सैंपल लगेंगे, कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा लगेगा जो हमें कस्टमर को सप्लाई करना पड़ेगा, कस्टमर को सबमिट करना पड़ेगा। लेवल 4 की बात करें तो प्रोडक्शन वारंट तो लगेगा, उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट लगेंगी। ओके, जो डिफ़ाइन की जाएंगी कस्टमर के द्वारा, जो कस्टमर बताएगा कि हमको इस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। लेवल 5 में क्या है, प्रोडक्शन वारंट, प्रोडक्शन सैंपल, ये तो लगेंगे साथ में, एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा, सारा जो डाटा है, सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे इसमें लगेंगे। और उसके बाद में क्या लिखा है, ए रिव्यू विल बी कंडक्टेड एट द सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। इस केस में क्या होगा, जो हमारा सप्लायर, जो हमारा कस्टमर है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके बैठेगा, वो आके हमारा प्रोसेस देखेगा, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके हमारा प्रोडक्ट देखेगा, सारी चीज़ों को समझेगा, वो आपके घर पे आके बैठ जाएगा। तो लेवल 5 में डाटा तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन उसके अलावा भी वो आपके घर पे देखेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में आके देखेगा कि आप जो पार्ट बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। ओके, PPAP सबमिशन लेवल, ये टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट अभी जिससे हमने बात किया था, अभी आप देख सकते हैं इसमें 19 डॉक्यूमेंट है। ओके, इसमें जो 19वां डॉक्यूमेंट है वो है बल्क मटेरियल रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। अब लेवल 1 में RRRSS लिखा हुआ है, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में एंड लेवल 5 में। तो इसमें R, S और स्टार 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें क्या होती हैं, R का मतलब, S का मतलब है द सप्लायर शैल सबमिट टू NCR एंड रिटेन ए कॉपी ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन आइटम फॉर अप्रोप्रिएट लोकेशन। इसमें जो सप्लायर और कस्टमर है वो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेगा। ओके,
कस्टमर को सप्लायर डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और उसका एक कॉपी अपने पास रखेगा। तो एस वाले केस में जहाँ भी लेवल में जहाँ भी एस है, तो उस केस में क्या होगा, जो सप्लायर है वो सारे डॉक्यूमेंट कस्टमर को सबमिट करेगा और उसका रिकॉर्ड एक अपने पास रखेगा। ओके, आगे है आर का क्या मतलब है, द सप्लायर शैल रिटेन ए अप्रोप्रिएट लोकेशन एंड मेक रेडिली अवेलेबल टू एनसीआर अपॉन रिक्वेस्ट। इसमें क्या है, सप्लायर को जो कस्टमर है वो कभी भी डॉक्यूमेंट के लिए बोल सकता है, किसी भी केस में डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अगर वो बोलेगा तो, कस्टमर बोलेगा तो हमको ये चाहिए, तो हमें तो सप्लायर को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगा। आगे स्टार में क्या है, द सप्लायर एंड रिटेन एन अप्रोप्रिएट लोकेशन एंड सबमिट टू एनसीआर अपॉन रिक्वेस्ट, एनसीआर विल आइडेंटिफाई व्हाट इज नीडेड फॉर सबमिशन। इस केस में क्या होगा, जो स्टार वाला है कस्टमर बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट के लिए या प्रोसेस के लिए चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, पीपैप सबमिशन लेवल है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। रिस्क की इसमें डेफिनेशन क्या है, हाई रिस्क में क्या होता है कि जो पार्ट एसोसिएट विद मल्टीपल क्रिटिकल फीचर्स, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और हाई एंड टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट येट स्टेबल इन द जनरल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, सप्लायर क्वालिटी सिस्टम एंड और क्वालिटी परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्शन। हाई रिस्क क्या होता है, अगर हम कोई भी पार्ट बना रहे हैं, किसी भी सप्लायर को हम किसी भी पार्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो पार्ट हम दे रहे हैं वो हाई रिस्क में आता है क्या, या हम जो भी जिस कंपनी में हमने बनाने को दिया है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैपेबल है या नहीं है। उस केस में वो हाई रिस्क में आता है। मीडियम रिस्क में क्या आता है, पार्ट दैट हैव एटलीस्ट वन क्रिटिकल फीचर्स। अगर पार्ट कोई पार्ट है जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल फीचर नहीं है तो किस में आएगा, मीडियम रिस्क में आएगा। ओके, और लो रिस्क में क्या होगा कि सप्लायर क्वालिटी सिस्टम क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर एक्सेप्टेबल, मतलब जो भी सप्लायर है वो पीपैप रिक्वायरमेंट को हिट करता है या नहीं करता है, जिसमें उस केस में क्या होगा, लो रिस्क रहेगा। ओके, अगर हम किसी भी टाइप का पार्ट है जो जिसमें ज़्यादा क्रिटिकलिटी नहीं है, तो उस केस में वो जो पार्ट हम बनाएंगे वो लो रिस्क में आएगा। तो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सबमिशन लेवल रिक्वायरमेंट क्या है। नए पार्ट के लिए लेवल 2 रिक्वायरमेंट है, लो रिस्क पार्ट के लिए। अगर लो रिस्क पार्ट है मतलब कोई ऐसा पार्ट है जिसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, जिस पार्ट को हम अगर यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो किस लेवल में आएगा, लेवल 2 में। लेवल 3 में कब आएगा, जब रिक्वायर्ड इज मीडियम एंड हाई रिस्क पार्ट। कोई जो हाई रिस्क पार्ट है, अगर वो पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम जैसे आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अपीयरेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब फिनिशिंग अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम जब ऑपरेशन करने जाएंगे वो पार्ट को लगाने के बाद में तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस टाइप के जो पार्ट हैं वो हाई रिस्क में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो किस में आएंगे, लेवल 3 में। तो उस केस में लेवल 3 के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पार्ट चेंजेस में क्या है, लेवल 3 इज़ रिक्वायर्ड। लेवल 3 तो अगर हम पार्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो लेवल 3 तो रिक्वायर्ड ही है, और एट ए न्यू और एडिशनल लोकेशन। अगर हम पार्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस केस में भी लेवल 3 रिक्वायरमेंट है। ओके, अगला है सप्लायर क्वालिटी एक्सीलेंट विल डिफाइन द लेवल रिक्वायर्ड फॉर ऑल अदर चेंजेस। जो सप्लायर का क्वालिटी एक्सीलेंट है वो डिफ़ाइन करेगी कि किस टाइप का लेवल हमें चाहिए। अगर लेवल 3 भी बोल सकता है तो लेवल 3 के कर सकते हैं, लेवल 4 करता है तो लेवल 4 करता है। इसके अलावा इसमें CSR होता है, CSR। इस CSR का मतलब होता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब अभी मैंने बोला था कि पीपैप में 18 या 19 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसके अलावा भी वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मांग लिया उसने, वो भी आपको देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मांग लिया उसने, वो भी आपको देना पड़ेगा। आपके पास ISO सर्टिफिकेट, IATF सर्टिफिकेट है, वो मांग लिया तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो CSR केस में क्या होता है कि कस्टमर कुछ भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर बोलेगा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। पीपैप स्टेटस क्या होता है, अब इसमें 3 कंडीशन है, अप्रूव्ड, इंटरिम अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। अप्रूव्ड क्या होता है, जो पार्ट्स है अगर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है तो वो अप्रूव्ड कर देगा आपको। ओके,
कस्टमर क्या करेगा, डायरेक्ट अप्रूव कर देगा अगर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। अगला है सप्लायर ऑथोराइज टू शिप प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ द पार्ट। ओके, और सप्लायर इसमें क्या होगा, अप्रूव केस में क्या होगा, वो ऑथोराइज्ड होगा, स्वयं में ऑथोराइज होगा प्रोडक्शन को, वो बोलेगा आप प्रोडक्शन को करते रहिएगा। ओके, हमने अप्रूव कर दिया है। तो किसी भी कितना भी क्वांटिटी वो कितना भी एक बार अप्रूवल होने के बाद में कितना भी क्वांटिटी वो कस्टमर को भेज सकता है। ओके, इंटरिम अप्रूवल क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि आपने अगर 2000 पार्ट सप्लाई किए, ओके, और उसमें आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो कस्टमर बोल रहा है आईडी में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 2000 पार्ट के बाद अगला जो भी बैच या प्रोडक्शन हमारे पास आएगा वो ओके आना चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो इंटरिम अप्रूवल क्या कहलाता है कि वो अप्रूवल तो देगा, लेकिन उसका ये कंडीशन रहेगा कि आप 2000 पार्ट हमारे पास जो भी आए, इसमें अगर ये हमारी अपीयरेंस ठीक नहीं है, पार्ट में फिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आईडी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो करेगा तो अप्रूवल, लेकिन वो क्वांटिटी बता देगा कि 2000 पार्ट ही आने चाहिए, अब हमारे पास जितने पार्ट हैं वो ही आने चाहिए, उसके अलावा आपका जो भी प्रोडक्शन है वो एज़ पर डायमेंशन रिपोर्ट के द्वारा होना चाहिए, एज़ पर डायमेंशन रिपोर्ट मैच होना चाहिए। ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेगा कस्टमर, एक कंडीशन पे अप्रूवल देगा आपको। आगे है रिजेक्टेड, इसमें क्या है, इसमें तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा तो आपका क्या होगा, वो फाइन मारेगा और आपका जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, सप्लायर पे फटका लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन रिक्वायरमेंट भी है। पीपैप को इलेक्ट्रॉनिकली भी सबमिट किया जाना चाहिए। ओके, आगे यूज़ ऑफ पेपर सबमिशन मस्ट है प्रायर अप्रूवल बाई एसक्यूई के द्वारा भी हमें अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है पीपैप में। आगे है रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस में क्या है, एनसीआर विल अटेम्प्ट टू रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक विद इन 2 बिजनेस डेज। इसमें जो भी हमारा सप्लाई कस्टमर है वो रिव्यू करेगा और फीडबैक देगा विद इन 2 बिजनेस डेज में। 2 बिजनेस डेज मतलब 6 डेज में से किसी भी 2 दिन के अंदर अंदर वो आपको अप्रूवल देगा। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन रिक्वायरमेंट में एनसीआर पीपैप प्लेबुक क्या है, इसमें क्या है, एन एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेनिंग टेम्पलेट ऑफ द डॉक्यूमेंट सप्लायर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू एनसीआर। जो हमारी एक्सेल की जो हमारे जो डाटा है वो सारी टेम्पलेट डॉक्यूमेंट हमें सप्लायर को सबमिट करनी चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो। ओके, ये पीपैप प्लेबुक क्या है, इसमें सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर सप्लाई बाय सर्विंग एज ए चेकलिस्ट ऑफ व्हाट नीड टू बी सबमिट टू कस्टमर। इसमें पीपैप प्लेबुक जो रहेगा उसमें एक लिस्ट रहेगा। ओके, तो वहाँ पे चेक शीट रहेगा। ओके, तो चेक शीट रहेगा, चेक शीट सबमिट करेंगे तो इसमें कस्टमर क्या करेगा, टिक करेगा कि ये हो गया है, ये सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, ये जो सेशन है काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें पीपैप को कवर किया है, पूरा पीपैप कवर किया है, सारे डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, प्रोडक्शन वारंट डॉक्यूमेंट ये किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ओके, ये क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल न्यूली टूल्ड या रिवाइज्ड प्रोडक्ट इन विच द सप्लायर कन्फर्म दैट इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑन प्रोडक्शन पार्ट शो कन्फर्मेंस टू एनसीआर रिक्वायरमेंट। ये कब यूज होता है, जब कोई नया टूल या हम किसी भी प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं तो उस केस में ये सप्लायर हमसे मांगता है। ओके, प्रोडक्शन वारंट। ओके, इसका यूज़ या पर्पस क्या होता है, डॉक्यूमेंट पार्ट अप्रूवल के लिए किया जाता है, प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, डिक्लेयर दैट द पार्ट मीट स्पेसिफिकेशन। उस केस में मतलब पार्ट आपका फुलफिल है, जो कस्टमर को चाहिए, सारी चीज़ मैच है, तो उस केस में हमें ये प्रोडक्शन वारंट डॉक्यूमेंट लगता है। और इसको कब यूज़ किया जाता है, प्रायर टू शिपिंग प्रोडक्शन पार्ट, डिस्पैच के टाइम पे या शिपिंग के टाइम पे इसे
प्रायोरिटी दी जाती है, दिया जाता है प्रोडक्शन वारंट। जब हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं उस केस में प्रोडक्शन वारंट का ये है। पार्ट नेम यहाँ डाल सकते हैं, NCR पार्ट नेम। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रोडक्शन वारंट का डॉक्यूमेंट है, ये भी प्रोडक्शन वारंट का डॉक्यूमेंट है। आगे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। इसमें रिव्यूज़र चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है, मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड आउट। ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा भरा होना चाहिए। ओके, सप्लायर के साइन होने चाहिए इसमें। PN मस्ट वॉज द PO। परचेस ऑर्डर का डिटेल होना चाहिए। ओके, करंट रिवीजन लेवल होना चाहिए इसमें, करेक्ट। आगे स्पेसिफाई द रीज़न ऑफ सबमिशन, हमने किस लिए सबमिट किया है उसका रीज़न होना चाहिए। ओके, तो ये पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है, इस ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग सर्विस चेंज डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ECN। अगर हम किसी पार्ट की डिज़ाइन में ओके कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस केस में ये ECN डॉक्यूमेंट लगता है। ओके, इसमें ECN में ये जो ECN डॉक्यूमेंट है मस्ट भी अप्रूव्ड होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आगे स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, इसमें फिजिबिलिटी स्टडीज़ होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट में, सप्लाई चेंज रिक्वेस्ट होनी चाहिए, सब असेंबली ड्राइंग्स होनी चाहिए इसमें, लाइफ और रिलायबिलिटी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट में ये सारी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, ये विजुअल डायग्राम होता है जो हमारे प्रोसेस को समझाता है कि अगर हम कोई भी पार्ट को बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने क्या किया, सेकंड ऑपरेशन क्या किया, थर्ड ऑपरेशन हमने क्या किया, और ये ओवरऑल फर्स्ट ऑपरेशन से लेके FG तक ये हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम सबमिट करना पड़ता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें हम जो भी हमारा लिंकेज है, मतलब हमारा जो पार्ट हम बना रहे हैं उसका लिंकेज, मतलब पहले फर्स्ट ऑपरेशन का लिंक होगा सेकंड ऑपरेशन से, सेकंड ऑपरेशन का लिंक होगा थर्ड ऑपरेशन से। आप देख सकते हैं जैसे पिक्चर में दिखा है, ये लिंक किया गया है इस तरीके से, पहले इधर फिर इधर, ये 1 बाय 1 लिंक किए गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है। उसके बाद अगर हम रिवर्क या कोई भी चीज़ स्क्रैप कर रहे हैं तो उसको भी इसमें मेंशन करना चाहिए। जैसे अगर QC ने पास किया है, रिजेक्ट किया है, तो उस रिजेक्ट पार्ट ने क्या किया है, आप वो रिवर्क हुआ या नहीं हुआ, उसका भी इसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम में हमें डाटा दिखाना पड़ता है। इस टाइप की, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये बनता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंस्पेक्शन किया, अगर रिवर्क पॉसिबल है, इफ़ रिवर्क पॉसिबल देन रिवर्क के लिए भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद में 100% इन्फेक्शन होगा। अगर ठीक है तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा, अगर नहीं ठीक है, नॉट ओके, देन वो स्क्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें प्रोसेस फ्लो डायग्राम में मेंशन करनी पड़ती हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में और क्या होता है, प्रोसेस फ्लो मस्ट आइडेंटिफाई ईच स्टेप इन द प्रोसेस। हमारा जो भी प्रोसेस है उसमें सारे स्टेप आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसमें स्क्रैप और रिवर्क का भी डाटा होना चाहिए, और इसमें रॉ मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं उसका डाटा, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, ऑफलाइन इंस्पेक्शन एंड चेकलिस्ट, असेंबली और शिपिंग तक का भी डाटा पूरा होना चाहिए। मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमारा पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा ना एक्सेप्टेबल नहीं होगा PPAP में। प्रोसेस FMEA फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस कहलाता है। FMEA क्या होता है, इसलिए किस लिए किया जाता है, ये ए टूल यूज टू आइडेंटिफाई एंड प्राइस रिस्क एरिया एंड देन मिटिगेशन प्लान्स, कि हमारे जो भी रिस्क हैं, ओके, इसमें रिस्क प्रोसेस में जो भी रिस्क है उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है और उसके ऊपर एक्शन होता है। ओके, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, कि आपके फेलियर क्या हैं। ओके, तो क्या क्या फेलियर पे आपने काम किया, वो सारा डाटा हमें यहाँ पे डाला जाता है। इसका पर्पस क्या हो जाता, पर्पस किस लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर मोड कॉजेज या इनफैक्ट इनपुट कम फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे फेलियर क्या है प्रोसेस में, कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो मतलब हमारे जो प्रोसेस में फेलियर है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनके फेलियर को किस तरीके से हमने सॉल्व किया, उनके कॉजेज़ फाइंड आउट करना, ठीक है, फिर उसके इफ़ेक्ट हैं या नहीं है, उसको वो डाटा पूरा फेलियर FMEA रिपोर्ट पे होता है। ओके, इसको कब यूज़ करना चाहिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है उसके कंप्लीशन के बाद में ही ये हमें यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
FMEA ओरिजिन यहाँ पे दिख रहा है कि नासा ने ये नासा का ये एक मिशन फेल हुआ था, ओके, अपोलो 1 मिशन फेल हुआ था। उसके बाद में उन्होंने FMEA डॉक्यूमेंट को लॉन्च को फॉलो किया था, ओके, कि क्या क्या फेलियर हुए, ओके। लिखा है अलाउ अस टू टेक ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द प्रोसेस एंड मैनेज आवर रिस्क बेटर। जब ये फेलियर हुआ था नासा का अपोलो 1 मिशन में, तो उसके बाद में उन्होंने FMEA फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस डॉक्यूमेंट प्रोसेस को अपनाया था, ओके। ये डॉक्यूमेंट है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस का, ओके। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उनको भेज दूंगा अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यही प्रोसेस फ्लो का वही डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से इसमें डालते हैं। प्रोसेस का स्टेप क्या है वो डालते हैं, फेलियर मोड क्या है, क्या फेलियर है वो डालते हैं, ओके। उसके कॉजेज़ क्या हैं वो डालते हैं, करंट प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर एक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड इसमें रहता है। वो प्रोसेस फ्लो का ही वो ये डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ रेटिंग डेफिनेशन। इसमें रेटिंग दिया जाता है, एक 10 हाई रेट एंड 1 लो रेट, ओके। तो उसमें सेविलिटी, ऑक्यूरेंस और डिटेक्शन को कंसीडर किया जाता है। अगर कोई कंट्रोल एग्जिट नहीं है तो डिटेक्शन 0 होगा। मतलब अगर किसी भी टाइप का डिटेक्शन नहीं है तो क्या होगा, कंट्रोल एग्जिट नहीं है तो डिटेक्शन 10 होगा, ओके। तो ये रेटिंग दिया जाता है अपने प्रोसेस में। PFMEA के स्टेप हैं, ओके। इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट। RPM रहता है। RPM क्या रहता है, द RPM यूज टू प्रोलाइज द मोस्ट क्रिटिकल रिस्क आइडेंटिटी द फर्स्ट हाफ ऑफ MAP। तो RPM जहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ ज़्यादा रिस्क है। अगर हाई RPM है, 125 से ऊपर है, तो टू टेक एफर्ट ऑफ रिड्यूस द कैलकुलेट रिस्क, ओके। तो हाई RPM 125 और अबव है, ओके, तो ये एफर्ट लेगा रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। आगे, रिगार्डनेस ऑफ RPM हाई सेवरिटी स्कोर 9 to 10 शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन। मतलब अगर हाई सिक्योरिटी स्कोर 9 to 10 है तो ये हमें एक गुड स्पेशल अटेंशन देगा PFMEA डॉक्यूमेंट में। तो RPM किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सेवरिटी मल्टीप्लाई ऑक्यूरेंस एंड डिटेक्शन, ओके। तो ये उसका एक फॉर्मूला होता है रिस्क की प्रायोरिटी को, रिस्क प्रायोरिटी नंबर को फाइंड करने के लिए, ओके। यही वही डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बता दिया है, उसके FMEA के डॉक्यूमेंट है, ओके। ये भी FMEA के हैं, ओके। अब इसमें FMEA का रिव्यूअर चेकलिस्ट में क्या होता है कि वेरीफाई देयर इज ए सिस्टम प्राइस रिस्क ऑफ फेलियर सच एज RPM नंबर ऑफ 125 अबव। इसमें जो रिव्यूअर है वो चेकलिस्ट में क्या देखता है कि उसका जो RPM नंबर है, RPN नंबर है, वो 125 या उससे ऊपर है, ओके, वो चेक करता है। दूसरा, मेक श्योर दैट हाई RPM प्रोसेस कंसर्न आर कैरिड ओवर इनटू द कंट्रोल प्लान। अगर RPN प्रोसेस ज़्यादा हाई है तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा जो कंट्रोल प्लान है, ओके, वो पूरा उसके हिसाब से हमें वो चेक करना चाहिए। आगे, मेक श्योर दैट ऑल क्रिटिकल फेलियर मोड आर एड्रेस। हमें मेक श्योर करना चाहिए जो भी रिव्यूअर चेक कर रहा है उसे, कि वो सेफ्टी पर्पस के थ्रू है, ओके, ये फिट है, फंक्शनल काम कर रहा है, और जो मटेरियल का कंसर्न है, मटेरियल जो हमने यूज़ किया है वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो ये प्रोसेस FMEA रिव्यूअर को चेक करना चाहिए। कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका एक कंट्रोल प्लान होगा कि कंट्रोल प्लान में क्या रहेगा, रॉ मटेरियल हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद में प्रोसेस में हमें किस तरीके से ऑपरेशन वाइज क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, ओके। बहुत सारी चीज़ें होती है कंट्रोल प्लान में, और इंक्लूडिंग इसमें QC भी रहता है। QC को इसमें इंक्लूडिंग करना बहुत ज़रूरी कि QC का किस तरीके से हम QC डिपार्टमेंट का हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ओके।
प्रोसेस स्टेप रहता है, ओके, रिस्क इंक्लूडिंग रिस्क प्रोसेस स्टेप रहती हैं कंट्रोल प्लान में। उसके बाद में न्यू रिवाइज प्रोसेस स्टेप रहते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल प्लान रहता है जो प्रोसेस फ्लो के द्वारा है। जैसे प्रोसेस फ्लो जिस तरीके का होगा उसी तरीके का हमारा कंट्रोल प्लान होगा, ओके। उसी से हमारा प्रोसेस के साथ में ही हमारा कंट्रोल प्लान मैच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्ट प्रोसेस नंबर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट हम कंट्रोल प्लान बना सकते हैं। ये भी कंट्रोल प्लान का ही डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लान ही का ही डॉक्यूमेंट है। किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सबमिट करके दे दूँगा। इसमें रिव्यूअर चेकलिस्ट में क्या चेक करता है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम और PFMEA वो दोनों है या नहीं है, ओके। कंट्रोल प्लान में है या नहीं है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम और PFMEA को इंक्लूडिंग किया है या नहीं है, वो चेक करता है। कंट्रोल्स मस्ट बी यूज्ड टू बी इफेक्टिव, कीप इट सिंपल। जो कंट्रोल है वो जो कंट्रोल मस्ट भी इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर हमने किसी भी पार्ट का कंट्रोल प्लान बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग चेक सारी चीज़ें चेक हो रही हैं नहीं हो रही हैं। उस कंट्रोल प्लान का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ओके। और सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट द कंट्रोल प्लान इज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बिजनेस। हमें ये इंश्योर करना चाहिए हमारा जो कंट्रोल प्लान है वो हमारे बिजनेस, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ओके, उससे उस सिस्टम से मीट करता है नहीं करता है। क्योंकि अगर कंट्रोल प्लान हमारा ठीक नहीं रहेगा तो उसमें हमें बिजनेस पे प्रॉब्लम आएगा हमारा। क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें रिजेक्ट होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से हमें लॉस होगा। गुड कंट्रोल प्लान एड्रेस में क्या करना चाहिए कि ऑल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो भी है डायमेंशनल से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है या परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग करनी चाहिए। और प्रोडक्ट प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हर स्टेप की होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हमें इसमें कंट्रोल प्लान में डालनी चाहिए। आगे है द कंट्रोल मेथड शुड बी बेस्ड ऑन इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस। जैसे SPC करते हैं, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। SPC करते हैं, ये इसका डिटेल होना चाहिए। एरर प्रूफिंग का डिटेल होना चाहिए। इंस्पेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। सैम्पलिंग प्लान क्या है। सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास 100 कार्टन्स रखे हैं डिस्पैच होने को, अब उनमें से सैम्पलिंग प्लान करते हैं कि 100 में से 5 कार्टन हमें चेक करने हैं, ओके। और उन 5 कार्टन को हम एज पर कंट्रोल प्लान से चेक करेंगे, QC वाला चेक करेगा। अगर वो 5 में से अगर एक भी रिजेक्ट है तो वो लॉट डिफेक्टिव है, ओके। हम कुछ भी किसी भी तरीके से हम कंट्रोल या सैम्पलिंग प्लान बना सकते हैं। अगर 100 में से 5 चेक कर रहे हैं तो 200 में से 10 होगा, ओके। 300 में से 15 होगा। तो जैसे ही यहाँ पे 100 बढ़ेगा तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग प्लान कर सकते हैं। और इसकी जो अथॉरिटी है वो QC वाला पर्सन करेगा। कौन करेगा? QC पर्सन हमारे और ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। आगे बढ़ते हैं। MSA क्या होता है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। ये कब होता है? जब हमारी जो मेजरमेंट सिस्टम हमारा जो सिस्टम है मैनेजमेंट सिस्टम इस कैपेबल है या नहीं है प्रोडक्ट और प्रोसेस में, ओके। इसमें CP और CP के वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन हाउ मच एरर इन द मेजरमेंट ड्यू टू मेजरमेंट प्रोसेस स्टेप। ये क्या करता है कि हमारे प्रोसेस में कितनी सारी एरर्स हैं उसको डिटरमाइन करता है। और क्वांटिफाइज द वेरिएबिलिटी एडिट द मेजरमेंट सिस्टम। जो वेरिएबिलिटी है मतलब जो ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसेस में ठीक नहीं है उसकी क्वांटिटी निकालता है, ओके। आगे है एप्लीकेबल टू एट्रीब्यूट डाटा एंड वेरिएबल डाटा। ये क्या करता है? एट्रीब्यूट डाटा और वेरिएबल डाटा पे ही एप्लीकेबल होता है। इसके बारे में आगे बात कर लेंगे कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल डाटा क्या होता है। एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है? जैसे काउंट या पास रहता है, ओके। काउंटिंग में रहता है एट्रीब्यूट डाटा, पास या फेल होता है, यस या नो होता है, रेड ग्रीन येलो, ओके। या टाइम की बकेट जी एट्रीब्यूट डाटा के एग्जांपल है। वेरिएबल डाटा एग्जांपल क्या है? जैसे फिजिकल मेजरमेंट, लेंथ विड्थ एरिया को नापना, ओके। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये वेरिएबल डाटा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे स्ट्रेंथ है, लोड है, स्ट्रेन है, ये सारी चीज़ें वेरिएबल डाटा में आती हैं, ओके। कंटिन्यूअस फॉर नॉन एंडिंग, ओके।
तो ये सारी चीज़ें डाटा वेरिएबल डाटा में आती है। इसमें क्या लिखा है, CPK मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.67। जो CPK वैल्यू है, CPK वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर बड़ा होना चाहिए। जो CPK वैल्यू हमारे अगर MSA में 1.67 से ज़्यादा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, ओके, या फिर इक्वल होना चाहिए 1.67 पे। CPK 1.33 फॉर ऑल नॉन क्रिटिकल डायमेंशन पास। अगर 1.33 से ज़्यादा है तो नॉन क्रिटिकल डायमेंशन, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ पास हो जाएगी, ओके। तो उसमें क्या लिख देंगे, पास है। तो पास या फेल का यूज़ करते हैं, यस या नो का करते हैं। जिस भी तरीके का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें यस या नो का है तो यस या नो लिख सकते हैं, ओके। काउंटिंग का है तो काउंटिंग का लिख सकते हैं, पास या फेल का। तो अगर CPK 1.33 फॉर ऑल नॉन क्रिटिकल डायमेंशन, जो नॉन क्रिटिकल डायमेंशन है उसमें 1.33 भी चलेगा। उस केस में क्या होगा, हमारा जो कस्टमर है उसको पास कर देगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, MSA इज़ एनालिसिस फॉर द प्रोसेस नॉट टू एनालिसिस ऑफ द पीपल। हमारा जो MSA है वो प्रोसेस को एनालाइज करता है, याद रखिएगा, पीपल को एनालिसिस नहीं करता है। अगर MSA फेल है तो हमारा क्या फेल है, प्रोसेस फेल है। हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस है, अगर MSA मीट नहीं हो रहा है तो हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं है, हमारे प्रोसेस को सुधार की ज़रूरत है। आगे है, द ए वेरिएबल MSA प्रोवाइड्स मोर एनालिसिस कैपेबिलिटी देन एन एट्रीब्यूट MSA फॉर दिस एंड अदर रीज़न ऑलवेज यूज़ वेरिएबल डाटा इफ पॉसिबल। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो MSA प्रोवाइड क्या कराता है, मोर एनालिसिस कैपेबिलिटी। एनालिसिस कैपेबिलिटी मतलब हम एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें एक ही और भी कह रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल डाटा यूज़ करना चाहिए। वेरिएबल डाटा अगर पॉसिबल है तो, एट्रीब्यूट डाटा हमें कम यूज़ करना चाहिए। आगे है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज़ द की ऑफ सक्सेस। कि इन्वॉल्व द पीपल दैट एक्चुअली वर्क द प्रोसेस। हम मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं हमारे प्रोसेस में, ओके, वो भी, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अगर टीम हमारी अच्छी है तो वो अच्छा काम करेगी और हम जो भी हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रिव्यूअर चेकलिस्ट में इसमें क्या होता है, इसमें गेज रहता है। जैसे गेज में क्या होता है, गो और नो गो, इस टाइप का गेज होता है, ठीक है। उससे हम चेक करते हैं, ओके। उसके बाद में मेक श्योर द स्टडी इज रिसेंट लेस देन 1 ईयर। आगे है, कंपेयर द कंट्रोल प्लान गेजेस अगेंस्ट द गेज। इसमें जो गेजेस है उसके द्वारा हम डायमेंशनल चेक करते हैं। जैसे कभी कभी ये मशीन CNC मशीन रहता है, उसमें अगर हम कोई पार्ट बनाते हैं तो वहाँ पे गो और नो गो गेज का यूज़ किया जाता है। तो रिव्यूअर चेकलिस्ट में ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। डायमेंशनल रिजल्ट रिपोर्ट में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, एज पर ड्राइंग जो भी डायमेंशन है वो QC वाला बंदा चेक करेगा, ओके। इसमें कब यूज़ किया जाता है, फॉर ईच यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें डायमेंशनल रिपोर्ट मांगते हैं, ओके। या कोई मोड हो या कोई पैटर्न्स हो या डाई हो, उसमें भी मांगते हैं। इसमें रिव्यूअर क्या चेक करता है, थर्ड 5 क्रिटिकल डाटा पॉइंट्स एंड 5 क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल डाटा पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट क्वालिफिकेशन। क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल डाटा पॉइंट्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेम 35 piece sample. 5 parts of for production run must be shipped to NCR for verification of form, fit and function. The same 5 part will be used to verify both critical not dimension. Supply must clarify identify which is 35 part. इसमें क्या बात कर रहा है कि जो भी डायमेंशन रिपोर्ट में क्या होता है, कुछ सैंपल होते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ सैंपल होते हैं, कोई लॉट होता है। जब हम डिस्पैच के दौरान चेक करते हैं तो उसमें कुछ सैंपल ले लिए जाते हैं, तो उस सैंपल बेस पे डायमेंशनल रिजल्ट चेक करते हैं। क्योंकि अगर हमने 100 लोड हम भेज रहे हैं तो 100 लोड का 100 लोड तो चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। 100 लोड का 100 लोड कब चेक होगा, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं और वहाँ पे ऑनलाइन QC सिस्टम हमने डाल रखा है। मतलब एक QC वाला बंदा, 1 या 2, वो लगातार चेक कर रहे हैं। तो उस केस में हम ऑनलाइन QC से चेक तो करवा सकते हैं, लेकिन 100 पार्ट जब वेयर हाउस में आ जाएगा तो उस केस में हम चेक नहीं करवा पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि कुछ सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि डायमेंशन ठीक है या नहीं है। और कैपेबिलिटी 1.67 से
ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल डायमेंशन से के लिए, और जो नॉन क्रिटिकल डायमेंशन है उनका कैपेबिलिटी 1.33 होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया सीपी के वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल, रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। मटेरियल, इसमें क्या है कि मटेरियल हम किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिटेल रहता है, केमिकली, फिजिकली, मेट्रोलॉजिकली रिक्वायरमेंट रहती हैं जी, और वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट में डालनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिजल्ट के लिए इस टाइप का डॉक्यूमेंट रहता है। ओके, टाइप ऑफ टेस्ट, मटेरियल कौन सा था, सप्लाई टेस्ट रिजल्ट ओके है या नॉट ओके, इस टाइप का डॉक्यूमेंट रहता है। अगला है इनिशियल प्रोसेस स्टडी। प्रोसेस स्टडी के लिए क्या करते हैं, इसमें वही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इस टाइप का ही डॉक्यूमेंट रहता है। उसमें जो हमारा जो प्रोसेस है, ओके, वो किस लेवल का है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। ओके, तो उस केस में हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के किस केस पे है, तो उस प्रोसेस को बताता है कि हमारा प्रोसेस स्टडी कैसा है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, आर का मतलब है इवन थ्रो इनिशियल प्रोसेस स्टडी is coded as a R on the PPAP submission level table. We felt it was important to provide a brief overview during training. जो हमारा इनिशियल प्रोसेस स्टडी है वो हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ट्रेनिंग और ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान। आगे है इनिशियल प्रोसेस स्टडी क्या होता है, ये कि हमारा प्रोसेस कैसा है। ओके, यहाँ पे याद है ए सेट ऑफ टूल्स यूज टू अंडरस्टैंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी को हमें दिखाना रहता है कि हमारा जो प्रोसेस का जो कैपेबिलिटी है कितना है, हमारी सीपी के वैल्यू कितनी है, सीपी वैल्यू कितनी है, वो सारी रिकॉर्ड हमें दिखाने पड़ते हैं। ओके, इसमें यूज़ कब किया जाता है, टू इस्टेब्लिश बेस लाइन कैपेबिलिटी, टू वैलिडेट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। मतलब हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, हम इस पार्ट के लिए हम इतनी सीपी की वैल्यू पे हम बना सकते हैं। अगर कोई मशीन है, पुराना मशीन है, ओके, हम अगर उसको उस पर कोई भी पार्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो मशीन क्या कर रही है, वो डिफेक्ट जनरेट कर रही है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आदमी से ही डिफेक्ट जनरेट होते हैं, मशीन भी अगर ओल्ड है, काफ़ी पुराना है, मशीन अगर कैपेबल नहीं है उस पार्ट के लिए, क्रिटिकल पार्ट के लिए, या वो डायमेंशन जो क्रिटिकल डायमेंशन कही जाती है ड्राइंग में उसको अचीव करने के लिए, तो उस केस पे क्या होगा, हम वो पार्ट की जो डायमेंशन है वो अचीव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, उस मशीन के ऊपर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, सीपी की वैल्यू, वो हमें देखनी चाहिए। तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट भी हमें सबमिट करना रहता है। इसमें आपको जैसे बताया कैपेबिलिटी इंडेक्स में सीपी की वैल्यू, पीपी की वैल्यू। ओके, सीपी की वैल्यू कहाँ यूज़ होती है, प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए। ओके, और पीपी की वैल्यू कहाँ होती है, प्रोसेस परफॉर्मेंस के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आप पूछेगा तो आप बता दीजिए सीपी एंड सीपी के कहाँ यूज़ होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए, और पीपी के कहाँ यूज़ होता है, प्रोसेस की परफॉर्मेंस के लिए। ओके, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखता है। सीपी के कैपेबिलिटी क्या, बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म विद इन सब ग्रुप वेरिएशन डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस वेरिएबिलिटी बिटवीन सब ग्रुप। तो इसमें जो सीपी के प्रिट कैपेबिलिटी क्या है, ये बता दिया, प्रोसेस कैपेबिलिटी बताता है। ओके, ना कि कैपेबिलिटी बता, ना कि प्रोसेस परफॉर्मेंस। सीपी के शुड बी यूज, सीपी के कहाँ यूज़ करना चाहिए, जब हमें नया पार्ट अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ उस केस में सीपी के यूज़ होगा। ओके, अगर हम स्पेसिफिकेशन में कुछ रिवीजन कर रहे हैं उस केस में होगा, मटेरियल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, प्रोसेस में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में सीपी की वैल्यू यूज़ होगा। सीपी के वैल्यू हमें दिखानी पड़ेगी कस्टमर को। उसके बाद मटेरियल सप्लायर हैव चेंज, अगर हमने मटेरियल सप्लायर, अगर हम रॉ मटेरियल जहाँ से उठा रहे हैं अगर वो भी हमने सप्लायर चेंज किया है तो भी हमें सीपी की वैल्यू, सीपी के डॉक्यूमेंट हमें दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीपी के क्या है, द सप्लाई इज न्यू टू एनसीआर बट हैज़ ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट, द सप्लायर इज एग्जिटिंग बट हैज़ प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मेटिव पार्ट्स। पीपी के केस में क्या होता है, हमारी प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, अगर हमारा सप्लायर नया है, ओके,
किसके लिए नया है? हमारे कस्टमर के लिए। ओके, अगर वो पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है उस केस में पीपीके यूज़ होगा। ओके, अगर सप्लायर हमारा एग्जिटिंग सप्लायर है, जो सप्लायर था वही है, ओके, और वो ज़्यादा नॉन कन्फर्मेटिव पार्ट, ज़्यादा रिजेक्शन जनरेट कर रहा है, तो उस केस में भी हमारा पीपीके यूज़ होगा। ओके, आगे ले लिखा है पीपीके इंडिकेट past performance based on long term total variation. Unlike CPK, PPK is not limited to variation with subgroup. However, PPK cannot isolate with subgroup variation from between subgroup variation. When calculated from the same data set, CPK and PPK can compare to analysis a source of process. CPK PPK जो भी है वो एनालिसिस करने के लिए होती है जो प्रोसेस में वेरिएशन होती है। ओके, प्रोसेस में किस टाइप का वेरिएशन है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मशीन कैपेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट जनरेट करती है, तो उस केस में हमें मशीन का एसपीसी करना चाहिए, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें? अगर रेड आ रहा है, ओके, तो क्रिटिकल में 1.33 से कम होना चाहिए, नॉन क्रिटिकल में 1 से कम होना चाहिए। ओके, येलो में क्या होगा? 1.33 से 1.67 होना चाहिए। ओके, और इसमें नॉन क्रिटिकल में 1 से 1.33 होना चाहिए। ग्रीन में क्या होना चाहिए? 1.67 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.33 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कम से कम 1.33 यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 1.67। तो सीपी के वैल्यू क्रिटिकल पार्ट के लिए 1.67 होना चाहिए। ओके, और ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है तो उसमें 1.33, ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट अगर नहीं है तो 1.33 होना चाहिए सीपी के वैल्यू, मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू। ओके, इसमें इनिशियल प्रोसेस स्टेज में रिव्यूअर चेकलिस्ट में क्या रहता है? इंश्योर दैट द रिजल्ट आर एक्सेप्टेबल। इसमें हमें चेक करना रहता है कि हमारे जो भी रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल है, एंड दैट द प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है उसका भी हमें चेक शीट रहता है, एंड हम वो जो सप्लायर है वो कैपेबल है या नहीं है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, पीपीएफ शुड ओनली बी अप्रूव्ड इफ द कैपेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1.67 फॉर द क्रिटिकल डायमेंशन एंड ग्रेटर देन 1.33 टू नॉन। जैसे भी मैंने आपको बता दिया कि जो सीपी की वैल्यू है वो 1.67 से ग्रेटर देन है क्रिटिकल डायमेंशन के लिए, यहाँ पे लिखा है, और 1.33 से नॉन क्रिटिकल डायमेंशन। आगे है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैपेबिलिटी इज अवेलेबल इन द अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसमें कैपेबिलिटी के लिए अभी बाद में एक एंड ऑफ प्रेजेंटेशन में है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है? जो भी हमारी इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग, जो भी जिस भी टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्टिंग होता है। ओके, तो जिस टाइप के भी हमारे मतलब मटेरियल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिस टाइप का भी हमने मटेरियल यूज़ किया है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल सप्लायर से हो, तो वो सारी चीज़ें हमारी लेबोरेटरी में चेक होती हैं, लेबोरेटरी के डॉक्यूमेंट लगते हैं। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट क्या होता है? ये रिपोर्ट कंप्लीट बाय द सप्लायर्स कंटेनिंग अपीयरेंस एंड कलर क्राइटेरिया। मतलब अगर कोई भी अपीयरेंस का मतलब कि वो दिखता कैसा है, कलर क्या है, तो सारी रिकॉर्ड जो है किस रिपोर्ट में होते हैं? अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिमोस्ट्रेट दैट द पार्ट हैज़ मीट द अपीयरेंस रिक्वायरमेंट ऑन द डिज़ाइन रिकॉर्ड। ये क्या बताता है, किस पर्पस में यूज होता है? कि जो हमारा पार्ट है वो अपीयरेंस में ठीक है, कलर उसका ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट था दिखने में। अब जैसे फिनिश में मांगा था, तो अगर फिनिश में नहीं है, रफ़ में है, तो रिजेक्ट हो जाएगा पार्ट। तो ये सारे डाटा इसमें रहते हैं। अगर मतलब बर तो नहीं है, हमारा जो भी पार्ट है उसमें बर तो नहीं है, डायमेंशनल इशू तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो अपीयरेंस मतलब अगर हम दूर से देख रहे हैं पार्ट को तो वो रिपोर्ट, तो वो सारे पॉइंट रहते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का ये रिपोर्ट रहता है, आप एक बार देख लीजिए। आगे है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट। इस रिपोर्ट में क्या होता है? एक्चुअल सैंपल दैट रिफ्लेक्ट द पार्ट डॉक्यूमेंटेड इन द पीपैप। इसका पर्पस क्या होता है? कन्फर्म्ड कॉस्मेट्रिक एंड फंक्शनल पार्ट अप्रूवल। इसे यूज़ कब करते हैं? सैंपल पार्ट्स शुड बी डिलीवर विद द पीपैप सबमिशन। सैंपल पार्ट अगर हम कोई बना रहे हैं तो ये डिलीवर होना चाहिए पीपैप सबमिशन के साथ। ओके, जब कब की सैंपल प्रोडक्शन पार्ट कब यूज़ किया जाता है? जैसे हम सैंपल मांगते हैं, नया पार्ट हम अगर किसी सप्लायर से बोलते हैं कि हमें ये पार्ट चाहिए, तो उस केस में हमें सैंपल प्रोडक्शन पार्ट डॉक्यूमेंट लगता है। उसमें सैंपल प्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या यूज़ होने प्रॉपरली होनी चाहिए?
डेट पार्ट्स वर्ड पैक्ड, एनसीआर पार्ट नंबर, क्वांटिटी, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें ड्राइंग में होना चाहिए पार्ट लेवल में। सप्लायर का पार्ट लेवल होना चाहिए, ऑप्शनल है इसमें बताए, मतलब ऑप्शनल है, अगर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, इंडिकेटर ऑफ RoHS कंप्लायंस, अप्रूवल मेकिंग UL CE ETC वेर एप्लीकेबल। तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्राइंग में होनी चाहिए अगर हम जैसे नया पार्ट बना रहे हैं, कोई भी नए पार्ट का रिक्वायरमेंट है। आगे इस तरीके की पार्ट लेवल का एग्जांपल है, जैसे इस तरीके से हम एक यहाँ पे लेवल लगा दिया है, प्रोडक्शन आईडी, क्वांटिटी कितनी है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल है पार्ट लेवल एग्जांपल। पीपीएफ समरी की बात करें, द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस इज एन एक्सटेंसिव अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू एंड चेंज डिज़ाइन एंड प्रोसेस। तो आज के हमने ट्रेनिंग सेशन में क्या सीखा कि जो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम डिज़ाइन में कुछ चेंज कर रहे हैं या प्रोसेस में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उस केस में पीपैप हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, हमसे कस्टमर पीपैप का रिक्वायरमेंट कर सकता है। इट इज़ वेरी फॉर्मलाइज सो इज इनविटेबली कॉजेज सम एडमिशन वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर हम इसे करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। ओके, और हम अच्छी क्वालिटी के पार्ट हम बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आगे है लेटर चेंजेस टू द प्रोडक्ट प्रोसेस कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्रोडक्ट और प्रोसेस में अगर हम कुछ वो एक्सपेंसिव हो सकता है अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन उससे हमारा फ़ायदा कितना मिलने वाला है, हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे हमसे। अगर कस्टमर हैप्पी है तो हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी देगा। ओके, तो पीपैप समरी में आज हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब आशा है कि अगर पीपैप के बारे में आज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और साथ ही ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। आशा है सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आपको कमेंट में वो बताइए, जो भी क्वेश्चन मैंने बीच बीच में आपसे किए हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।